हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो है हमारा यूनियन लेजिस्लेचर के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। और यूनियन लेजिस्लेचर से आईसीएसई में सीधे सीधे 10 से 15 मार्क्स, मैक्सिमम 15 मार्क्स का आता ही आता है, जिसमें से आउट ऑफ विच 10 मार्क्स का जो सेक्शन बी में पूछा जाता है वो आता ही आता है। बच्चे कुछ शॉर्ट आंसर्स में कभी कभी 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं और 3-4 एमसीक्यू भी पूछते हैं। तो मोटा मोटा 15 मार्क्स का तो मान के चलिए इस चैप्टर से आता ही आता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक ये पूरा वीडियो देखिएगा। आफ्टर दिस वीडियो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इस चैप्टर से ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करें। तो ये हमारा पहले का पार्लियामेंट है। अब तो हमारी नई बिल्डिंग हो गई है पार्लियामेंट की। नई बिल्डिंग अगर आपने नहीं देखी तो दिस इज़ द न्यू बिल्डिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये वाली पहले हमारी जो बिल्डिंग थी वो सर्कुलर शेप की थी, अब ये ट्रायंगल शेप की है। ठीक है, अब ये पार्लियामेंट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब ये जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले एक चीज़ हम ये क्लियर कर दें कि जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 3 लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है लोकसभा, देन राज्यसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट में ये 3 लोग होते हैं। तो जब भी कभी पूछा जाए पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, या कभी कभी ये सीधे सीधे लिख दे प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, तो ये 2 हाउसेज हैं। ये क्लियर हो गया। अब आगे एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 मेन काम होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, एक ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अभी हम, और इंडिया में गवर्नमेंट कितने लेवल पर है? इंडिया में गवर्नमेंट कितने लेवल पर है? इनिशियली 2 लेवल पे थी। आफ्टर 1993 हमारा 3rd टियर ऐड हुआ था। ये सब आगे पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा। 3rd टियर ऐड हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली 2 थे। वो 2 कौन से थे? सेंटर लेवल और स्टेट। तो अगर हम इस चीज़ को ट्रायंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो सबसे टॉप पर, यानी कि जो सबसे टॉप लेवल पे गवर्नमेंट है वो कौन सी है? सेंटर। ठीक है, उससे नीचे अगर हम बात करें मिडिल लेवल पे हमारी, तो हमारी क्या है? स्टेट। और सबसे नीचे वो क्या है? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट भी 2 तरीके की होती है, एक होती है अर्बन एरिया के लिए और एक होती है रूरल एरिया के लिए। अर्बन एरिया की जो गवर्नमेंट होती है वो जनरली म्यूनिसिपल बॉडी होती है, और रूरल एरिया में जो बॉडी फंक्शन करती है वो होती है पंचायत। तो ये हमने क्या समझ लिया स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हमने किस लिए बताई? क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं हम? लेजिस्लेचर। अब एक चीज़ और जल्दी से समझ लेते हैं, फिर लेक्चर शुरू करते हैं। लेजिस्लेचर जो होता है उसका काम होता है लॉ मेकिंग का। ठीक है, लॉ मेकिंग का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉ को जो बनाया गया है, ठीक है, यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है? लॉ को बनाती है। वहीं पे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो लॉ को क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। लॉ इंप्लीमेंटेशन का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो अब जुडिशरी का क्या काम होता है? जुडिशरी का काम होता है जो ये लॉ बनाया गया है, जो ये इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसको चेक करना कि जो ये लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो जुडिशरी के पास पावर होती है ऐसे लॉ की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने, यानी कि ऐसे लॉ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जुडिशरी का काम होता है लॉ इंप्लीमेंटेशन को चेक करना, लॉ सही बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। एक एक करके हम सारे ऑर्गन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर। ओके, चलिए। अब यूनियन लेजिस्लेचर में सबसे पहली चीज़, जो जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था, और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारी गवर्नमेंट किस तरीके की होगी इस पर बहुत ज़्यादा सवाल डिसीजन हो रहा था, डिबेट हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। तो हमने किस तरीके का सेटअप अपनाया? फेडरल। ठीक है, अब फेडरल सेटअप में क्या होता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है वो डिवाइड होती है, यानी जो भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है। आगे चल करके एक और लेवल ऐड हो गया, सबसे आखिरी लेवल 3rd टियर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारा फेडरल सेटअप था। देन इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर बाई केमरल लेजिस्लेचर। बाई केमरल लेजिस्लेचर क्या होते हैं? बाई केमरल लेजिस्लेचर मतलब यहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है यूनिकेमरल। यूनिकेमरल मतलब जहाँ पे 1 हाउस होते हैं। तो इंडिया में सेंटर लेवल पे, ठीक है, 3 लेवल हैं, सेंटर,
स्टेट और लोकल। तो सेंट्रल लेवल पे इंडिया में कैसा है, बाइकेमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेवल पे कहीं कहीं 2 हाउसेज भी हैं और कहीं कहीं ज़्यादातर एक हाउस है। ठीक है, केवल 6 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पे बाइकेमरल लेजिस्लेचर होता है, जिसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, पहले जम्मू कश्मीर जो था वो भी। इस तरीके के जो स्टेट्स हैं, इसमें 3-4 एग्जाम्पल याद रखना, पूछा वैसे जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ बाइकेमरल लेजिस्लेचर होता है स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे तो बाइकेमरल लेजिस्लेचर होता ही है, 2 हाउसेज होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इंडिया का सेटअप देख लेते हैं। तो इंडिया में बाइकेमरल लेजिस्लेचर है, ये हमने देखा। उसके बाद इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। अब इन पे जुरिस्डिक्शन किसकी है? अब ये जो स्टेट है, यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनका जुरिस्डिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, 8 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये कैसे चेंज हो रही है, अभी आगे चल करके हो सकता है स्टेट्स कम हो जाए, यूनियन टेरिटरीज बढ़ जाए, या यूनियन टेरिटरीज कम हो जाए, ये डिपेंड करेगा पार्लियामेंट के ऊपर। तो पार्लियामेंट देख लेते हैं क्या है। पार्लियामेंट इज अ बॉडी ऑफ अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हु हैव सुप्रीम पावर ऑफ गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि पार्लियामेंट किसकी बॉडी है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की, जिनको हम वोट करते हैं, फिर वो उनके पास गवर्नेंस की पावर आती है, वो हमको गवर्न करते हैं, हमारे लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, दिस इज पार्लियामेंट। उसके बाद अब देखते हैं आगे, इंडिया में 2 तरीके के अब हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया में, उसमें यूनिटरी फीचर्स भी हैं और फेडरल फीचर्स भी हैं। फेडरल फीचर मतलब कैसा हो गया, जहाँ पे पावर क्या होती है, डिवाइडेड होती है, 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है जहाँ पर। ठीक है, उसको बोलते हैं फेडरल फीचर। तो इंडिया में जो हमारी कंट्री है, उसमें दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ फेडरल फीचर भी हैं और कुछ यूनिटरी फीचर भी हैं। ठीक है, एग्जाम में ये फेडरल फीचर यूनिटरी फीचर शायद ही आए, पर एक बार जल्दी से बस एक बार ये देख लेना, कई बार एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनिटरी फीचर जैसे इंडिया में क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यस। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से बदल सकते हैं। वहीं पे एक फेडरल फीचर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बदलने में थोड़ी रिजिडिटी है, ये भी ज़रूरी है। जैसे जैसे हम सिविक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये एक फीचर है जो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो जुडिशरी है वो क्या कनेक्टेड है। सबसे नीचे लोअर कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि केवल एक है इंडिया में। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देन इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, अब ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है हम आगे देखेंगे, ये फीचर्स बस याद कर लेना है। इंडिया के लिए ये एक स्टेटमेंट परफेक्ट होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, फेडरल, लेकिन नेचर कैसा है, यूनिटरी। इंडिया हैज फेडरल स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन नेचर। ठीक है, अभी तक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो जो हमने बाइकेमरल लेजिस्लेचर बताया, ये 2 हाउसेस के नाम। देन इंडिया में ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, फेडरल फीचर और यूनिटरी, 2-2 3-3 फेडरल फीचर, बस 2 यूनिटरी फीचर, 2-3 और 2-3 फेडरल फीचर याद कर लेंगे, काम हो जाएगा हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। अब अभी हमने देखा कि जो हमारा लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर, उसमें क्या क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अब हमें देखना है लोकसभा के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लोकसभा। अब लोकसभा को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे उसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, इट इज़ अ लोअर हाउस एंड इट इज़ अ टेम्परेरी हाउस। ये 3 चीज़ें पहले याद रखनी, क्या कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज़ अ टेम्परेरी हाउस। अब ये टेम्परेरी हाउस क्यों है, टेम्परेरी हाउस आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी लेकिन समझ लेते हैं। टेम्परेरी हाउस इसलिए है क्योंकि ये जो लोकसभा है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, वो 5 साल बाद ये हाउस पूरी तरीके से खाली हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हाउस, बिकॉज इट गेट डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर। बस इसमें इतना ही रीजन, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि वाई लोकसभा इज नोन एज द टेम्परेरी हाउस, या कभी कभी ये भी पूछते हैं विच हाउस इज नोन एज टेम्परेरी हाउस। तो यहाँ पे कौन सा हाउस हो गया, लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में हमें जो जो चीज़ें पढ़नी है, जैसे टर्म, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या है मेंबर्स की, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, सीट्स वैकेशन कब होती हैं, तो ये देख लेते हैं। टर्म जल्दी से देख लेते हैं। तो टर्म सिंपली अगर पूछा, टर्म का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी कि एक बार इसमें जो मेंबर बन गए वो कितने टाइम पीरियड तक बने रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म। अब ये टर्म से क्या है, 5 ईयर। अगर सीधे पूछा जाए व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा, तो आंसर क्या होगा, 5 ईयर। लेकिन अगर लिखने को आता है डिस्कस द टर्म ऑफ द लोकसभा, तो हमें तो कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली चीज़ कि जो नॉर्मल टर्म है वो क्या है, 5 ईयर है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें जो ये लोकसभा होती है वो अपने 5 साल पूरे किए बिना ही डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, वो सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। अब ये डिसॉल्व करता कौन है, यानी कि 5, जैसे अगर जो अभी करंट गवर्नमेंट की बात करें तो ये बनी है 2024 में, ये कंटिन्यू कब तक करेगी, 2029 तक। लेकिन अगर बीच में कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो डिसॉल्व कौन करेगा, इट विल बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन डिसॉल्व करता है, प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है,
तो ये पहला पॉइंट हमने देखा नॉर्मल टर्म। फिर नॉर्मल टर्म से पहले इसको डिसॉल्व भी करा जा सकता है, तब उस केस में डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसकी एडवाइस पे करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। देन एक चीज़ और देखनी है कि जब कभी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है इंडिया में, ठीक है, अभी इमरजेंसी क्या होती है, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसी की बात करी गई है, ठीक है। इसको और डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस समझ लेते हैं कि 3 तरीके की इमरजेंसी इंडिया में डिस्कस करी गई। तो जब भी कभी कोई इमरजेंसी इंडिया में लगी हुई होती है, स्पेशली एक इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, तो अगर वो इम्पोज्ड है इंडिया में, तो उस केस में जो लोकसभा का टेन्योर है, टाइम पीरियड है या टर्म है, उसको एक्सटेंड करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई लोकसभा 2029 में डिसॉल्व हो रही होगी तो उसका 1 साल बढ़ा करके 2030 कर दिया जाएगा। यानी कि एक बार में कितना एक्सटेंड करी जा सकती है? 1 साल। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अब टर्म में क्या याद रखना है? सबसे मेन चीज़ 5 ईयर, 1 साल पहले भी डिसॉल्व 5 साल पहले भी डिसॉल्व करी जा सकती है। डिसॉल्व कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे करेंगे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे टर्म इसका एक्सटेंड करा जा सकता है कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। यानी कि एक बार में 1 साल, ठीक है। अगर 2030 में भी होता है तो उसको अगेन 1 साल बढ़ा दिया जाएगा 2031। इतना इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कॉम्पोजिशन का मतलब कि इसमें मेंबर कौन कौन होता है। तो इसका टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है? 550। कहीं कहीं 552 भी लिखी होगी, लेकिन वो अब क्या है? गलत है। 2020 में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करके ये जो पहले 552 मेंबर हुआ करते थे उसका नंबर रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 550। तो यहाँ पे कौन ये 2 मेंबर थे? ये जो 2 मेंबर हटाए गए वो 2 मेंबर थे एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे, उनको हटा दिया गया था, ठीक है। उनको रिजर्वेशन दिए जाते थे 2 मेंबर को, ये रिजर्वेशन का सरकार ने क्या करा? कैंसिल कर दिया है। क्लियर है। तो अब ये 2 मेंबर नहीं लिए जाते हैं, इसीलिए स्ट्रेंथ कितनी हम लिखते हैं? 550। अब ये जो 550 है ये इक्वेशन याद रखनी, 550 इज इक्वल्स टू 530 प्लस 20। अब 550 ये टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की। अब इस 550 में से 530 मेंबर कहाँ से आते हैं? स्टेट से, ठीक है। जो हमने शुरू में देखा, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28। तो 28 स्टेट से कितने मेंबर आते हैं? 530। रिमेनिंग ये जो 20 मेंबर आते हैं ये कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरी से। तो ये बाइफिकेशन याद रखना है। 550 टोटल मेंबर, 530 स्टेट से आते हैं, और 20 मेंबर कहाँ से आ रहे हैं? यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी कितनी इंडिया में? 8। इतना याद रखना है। अब आगे आगे देखते हैं कि किस स्टेट से कितने मेंबर आएंगे। जैसे अगर उत्तर प्रदेश है तो वहां से कितने मेंबर आएंगे, मणिपुर है कितने मेंबर आएंगे, ये चीजें भी डिसाइड है। ये कैसे डिसाइड करा गया है? ये डिसाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां से उतने ही ज्यादा मेंबर होंगे, ठीक है। नंबर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी सीट्स लोकसभा की ज्यादा होंगी। इसीलिए यूपी में सबसे ज्यादा सीट है कितनी? 80। उसके बाद महाराष्ट्र 48। वहीं पे कुछ स्टेट जो छोटी छोटी हैं, जिनकी जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव कम आते हैं। जैसे गोवा, मणिपुर, यहाँ से दो लोग ही आते हैं। वहीं पे मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, यहाँ से एक। तो ये पॉइंट याद रखना, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से 1, गोवा, मणिपुर से 2। यूपी सबसे बड़ा है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ से हैं? यूपी से। तो यहाँ अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सीट किस स्टेट की है लोकसभा में, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यूपी। और सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम 1 है, तो वो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। ये याद रखना है, ठीक है। अब ये जो मेंबर इलेक्ट होते हैं, ये इलेक्ट कैसे होते हैं? डायरेक्टली, ठीक है। इनके केस में हम लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं। और मेथड क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि लोग इसमें क्या करते हैं? वोट करने जाते हैं। जितने भी लोग 18 या उससे ऊपर के होते हैं वो लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं इन मेंबर्स को। यही मेंबर फिर आगे चल करके क्या बन जाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा का मेंबर बन जाते हैं। ये हमारा हो गया कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन में एक बार जल्दी से पॉइंट्स देख लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ हमने देखी 550, ठीक है। 530 जो होते हैं वो स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और किस स्टेट से कितने मेंबर आएंगे वो किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन पे। जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ से उतने ज़्यादा मेंबर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन, यानी कि ये मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेल फीमेल, इस तरीके के क्या डिफ्रेंसिएशन है। तो ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करा गया है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है? सिंपल है, और इससे भी सिंपल 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 6 क्वालिफिकेशन है। आप जब भी कभी पूछा जाता है तो जितने मार्क्स का पूछा गया है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है ना। अदरवाइज जितनी आती है आपको 30 सब लिख दो, ठीक है। अगर 6 आती है तो 6 लिख दो। तो क्या ज़रूरत है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी पर्सन को लोकसभा का मेंबर बनने के लिए? पहली चीज़, द पर्सन शुड बी इंडियन सिटीजन, यानी कि किसी और सिटीजनशिप का पर्सन, कोई अगर यूएसए का रहने वाला है तो वो इंडिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता है। और अगर उसको बनना है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। एज कितनी चाहिए? 25, यानी कि 25 से कम एज का, अगर कोई 24 का भी है तो भी वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। नॉट बी इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट मतलब उसने बहुत ज़्यादा लोन या बहुत ज़्यादा डेप्थ उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, डेट में नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। अगर लोन है तो उसके वो एलिजिबिलिटी उसकी नहीं होगी। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो भी पर्सन
एमपी बनना चाहता है, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, वो किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करे हुआ होना चाहिए। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब वो किसी भी ऐसी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में के अंदर जहां से वो कोई रेवेन्यू ले रहा हो, कोई प्रॉफिट ले रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट टीचर है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर वो एमपी नहीं बन सकता है। बन सकता है किस केस में? अगर वो आईएएस ये जो पोजीशन है अपनी उससे वो क्या कर दे, रिजाइन कर दे, तो उस केस में वो क्या बन सकता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में वो अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, और अगर है तो पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तब वो एलिजिबल होगा, क्वालिफाई होगा मेंबर बनने के लिए। देन अनदर क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, यानी कि वो द पर्सन शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि अब उस पर्सन को क्या करना है, आगे चल करके कंट्री के लिए बड़े बड़े डिसीजन लेने होंगे। तो अगर वो सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं कर पा रहा होगा तो उस केस में वो पर्सन राइट पर्सन नहीं होगा। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई, बहुत आसान है, 3 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या होना चाहिए। बस द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज कितनी होनी चाहिए? 25, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं लिया होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई। अब आगे देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब जो मेंबर है उसको डिसक्वालीफाई हो जाता है। डिसक्वालीफाई कब हो जाएगा? जस्ट क्वालिफिकेशन का ऑपोजिट। अगर कोई ऑफिस वो होल्ड करे होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाई हो जाएगा। कोई प्रोफेसर है, गवर्नमेंट प्रोफेसर, पता चलता है, अगर कोई मान लो एमपी है, वो पता चला कि वो कहीं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा भी रहा है एज अ प्रोफेसर, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया नहीं, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिटीजन अगर नहीं है इंडिया का तो भी वो क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाई हो जाएगा। देन 5वीं क्वालिफिकेशन है, अगर कोई गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया है और उस लॉ की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है एंटी डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जैसे एक लॉ है कि अगर किसी को 2 साल से ज़्यादा की जेल हुई है तो वो इनएलिजिबल है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से, ठीक है। तो यानी कि कोई लॉ बनाकर, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है उसकी बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो भी वो पर्सन क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई। और जब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो उसको अपनी सीट क्या करनी पड़ेगी? वैकेट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ और ये कंडीशन देख लेते हैं किन किन केसेस में वो सीट अपनी छोड़ देगा, वेकेट कर देगा। पहली कंडीशन क्या है कि अगर मेंबर खुद ही रिजाइन कर दे। अब रेजिग्नेशन का कोई भी हेल्थ ग्राउंड हो सकता है, कोई अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है रिजाइन करने का। दूसरा तरीका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर कोई पर्सन 60 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूस, ठीक है, ये 60 दिन लगातार होने चाहिए, 60 दिन से ज़्यादा पार्लियामेंट में नहीं आया है, अटेंड नहीं करा है, तो उस केस में वो पर्सन क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाई हो जाएगा, उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी विदाउट एनी रीज़न। अगर उसने परमिशन ली है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर विदाउट एनी रीज़न, विदाउट परमिशन वो 60 डेज से ज़्यादा एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट क्या मान ली जाएगी? वैकेट मान ली जाएगी, खाली मान ली जाएगी। और थर्ड कंडीशन है, अगर मेंबर डिसक्वालीफाई हो जाएगा तो भी उसकी सीट खाली हो जाएगी। देन फोर्थ कंडीशन क्या है? अगर ऑलरेडी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि कोई एमपी है एक्स, ठीक है, वो पहले से ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर में, यूपी में वो पहले से ही क्या है? अपॉइंटेड है, तो उनको या तो यूपी की सीट छोड़नी होगी या तो एमपी की। तो अगर ऐसा है तो भी उसकी सीट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। देन फोर्थ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ अगर एप्लीकेबल हो जाता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? ये कोर्स में नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, बस इसमें क्या है कि जो भी मेंबर होते हैं उन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये हमने देख लिया वैकेशन ऑफ सीट, हमने पूरा लोकसभा का देख लिया, टर्म कितनी होती है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या कौन कौन सी हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक तो टर्म है और दूसरा कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और ये वाला जो रीज़न है, ठीक है, टेम्परेरी हाउस होता है, ये याद रखना है, ठीक है। टेम्परेरी हाउस क्यों होता है? क्योंकि हर 5 साल बाद ये क्या होता है? पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा, अब आगे देखते हैं, ये हमने लोकसभा देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो पार्लियामेंट को फॉलो करने, पार्लियामेंटेरियन को, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। तो ये प्रोसीजर्स क्या हैं? दीज आर द फॉर्मेलिटीज विच ईच मेंबर हैव टू फॉलो विद इन द पार्लियामेंट। अब क्या है ये जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सेशन क्या होता है, क्वोरम क्या होता है, क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें 4 चीज़ें समझनी है। सबसे पहले सेशन। सेशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइम व्हेन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीट, यानी कि जो 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हाउसेज जब मिलते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेशन। अब ये जो सेशन होता है, यानी कि ये जो मीटिंग बुलाई जाती है, जो लोग आते हैं पार्लियामेंट में, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, इस मीटिंग को बुलाता कौन है? इस मीटिंग को बुलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट समन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अभी जब प्रेसिडेंट की पावर पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये एक प्रेसिडेंट की पावर होती है समन करने की। समन मतलब बुलाना, तो यानी कि प्रेसिडेंट समन करते हैं जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको, डेट बताई जाती है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक ये सेशन होगा। अब सेशन होते कितने हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशन दिए गए हैं।
आप इसमें शॉर्ट में याद रखोगे BMW, ठीक है, BMW, हाँ BMW कार नहीं, ठीक है। यहाँ पे BMW का मतलब क्या है, B से बजट, M से मॉनसून और W से विंटर। मगर नेक्स्ट ब्रैकेट में मंथ लिखा है, इंपॉर्टेंट है। बजट सेशन कब होता है, फेब से मई के बीच में। मॉनसून सेशन जुलाई से अगस्त, विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर, ठीक है। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सेशन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सेशन है ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेशन बताए गए हैं, कितने सेशन हैं, 3। उनके नाम क्या क्या है, BMW बजट, M से मॉनसून, W से विंटर। कब कब होते हैं, सबसे पहला सेशन कौन सा होता है, बजट, बजट के बाद होता है मॉनसून, मॉनसून के बाद विंटर। बजट होता है फेब से मई में और मॉनसून जुलाई टू अगस्त, विंटर नवंबर टू दिसंबर। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सेशन होता है ये साल में कितनी बार होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि साल में कम से कम 2 बार ये सेशन, यानी कि जो पार्लियामेंट है, हाउसेज जो दोनों हैं वो मिलें और डिबेट, डिस्कशन, बिल पास करते हैं, तरह तरह के लॉ बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें करें, ठीक है। तो कितने, ट्वाइस इन अ ईयर। और एक मैक्सिमम गैप बताया गया है एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में। जैसे अगर बजट सेशन लगाया गया है तो बजट सेशन से मॉनसून सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इससे MCQ भी फ्रेम होता है कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का गैप, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने। और अगर ये 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम गैप कितना अलाउड है, 6 मंथ, इसलिए ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेशन के बारे में हो गया। सेशन में हमने देखा सेशन क्या होता है, ये इट इज़ अ टाइम व्हेन द पार्लियामेंट मीट। और पार्लियामेंट को बुलाता कौन है मिलने के लिए, प्रेसिडेंट, उसको क्या बोलते हैं, समन। तो प्रेसिडेंट समन करते हैं, ये एक प्रेसिडेंट की पावर भी होती है, लेजिस्लेटिव पावर, आगे हम पढ़ेंगे। कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। BMW कितनी बार मिलते हैं, साल में 2 बार मिलते हैं। और एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का गैप कितना होता है, 6 मंथ। इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक, ये मैक्सिमम गैप है। नेक्स्ट हमें देखना है कोरम। कोरम क्या होता है, अब कोरम इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट, ठीक है। जैसे अगर कोई क्लास हमें लेनी है तो उस क्लास में मिनिमम कितने बच्चे आए कि क्लास चलाई जाए, ठीक है। वैसे ही पार्लियामेंट को चलाने के लिए, पार्लियामेंट का सेशन करने के लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरम। और ये कितनी डिसाइड करी गई है, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इज द कोरम ऑफ ईच हाउस, यानी कि हर हाउस का कितना, 1/10, वही उस हाउस का कोरम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी, 550, तो 550 के हिसाब से 55 मेंबर। वहीं पर राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 250 के हिसाब से इसका जो कोरम हो जाएगा वो कितना, 25 मेंबर। ये क्लियर है, ठीक है। लोकसभा के लिए कोरम 55 मेंबर्स, राज्यसभा के लिए 25 मेंबर, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि हमें कोरम पता है कितना होता है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। अब अगर कभी ऐसा होता है कि कोरम नहीं है, जैसे मान लो कोई दिन है, उस दिन लोकसभा में कितने मेंबर आए, 50, ठीक है, और कोरम के लिए कितने चाहिए, 55, यानी कि मिनिमम नंबर कितना, 55। तो इस केस में क्या होगा, जो स्पीकर होगा वो उस दिन के सेशन को क्या कर देगा, एडजर्न कर देगा, खत्म कर देगा। तब तक खत्म रहेगा जब तक कि कोरम नहीं आ जाए, जब तक कि 55 से ज़्यादा मेंबर, 55 या उससे ज़्यादा मेंबर नहीं आते हैं, तब तक के लिए जो स्पीकर है वो सेशन क्या करेगा, एडजर्न कर देगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कभी कोरम नहीं आती तो क्या होगा। In that scenario, what will happen? The Speaker of the House will adjourn the House till the quorum is meet. ये हमारा कोरम हो गया। कोरम में बस ये क्या याद रखना, मिनिमम नंबर याद रखने हैं, और ये नंबर याद रखना है 1/10। लोकसभा के लिए नंबर याद रखना है 55, राज्यसभा के लिए 25। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन आर। अब क्वेश्चन आर क्या होता है, तो जो हमारा सेशन, जो डेली सेशन होते हैं, तो सेशन की जो शुरुआत होती है वो 11 बजे से होती है, 11 AM से। और 11 AM से जो सबसे पहला सेशन, सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन आवर। द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ एवरी वर्किंग डे, हर वर्किंग डे का जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट वर्किंग आवर जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर है तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन आवर में क्या करते होंगे, क्वेश्चन पूछते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो राइट है मेंबर्स का, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सवाल पूछते हैं किससे, गवर्नमेंट से। ये एक राइट है, द राइट ऑफ द मेंबर टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरपेलेशन, ठीक है। इंटरपेलेशन, व्हाट इज इंटरपेलेशन, इट इज द राइट ऑफ द मेंबर। यहाँ मेंबर कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किससे वो क्वेश्चन पूछते हैं, गवर्नमेंट से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट और मेंबर्स में डिफरेंस क्लियर है, नहीं क्लियर है तो जल्दी से एक बार हम बता देते हैं। जैसे अगर ये 550 मेंबर्स हैं, ठीक है, 550 मेंबर है, इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, एंड मैनी मोर। तो अलग अलग एमपी अलग अलग एरिया से इलेक्ट होकर के आते हैं। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, मेजोरिटी का मार्क जो भी पॉलिटिकल पार्टी अचीव करती है, मेजोरिटी मार्क कितना है, 276, यानी कि 550 में से जिसको भी 276 सीटें मिल गई वो क्या फॉर्म करती है, गवर्नमेंट। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसको 550 में से 276 सीट्स मिल जाती हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, यानी कि जो उसके एमपी होंगे, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट।
अब क्या सारे एमपी मिनिस्टर बनते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। अगर मान लेते हैं अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी के अगर 280 एमपीज हैं, तो 280 एमपी सबके सब मिनिस्टर थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। इसमें भी एक लेवल सेट कर दिया गया, 82 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, 82 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, यानी कि मैक्सिमम कितने हैं? 82। ये हमने कैसे डिसाइड करा? ये भी एक प्रोविजन है 15% का। अब ये जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझना है कि ये जो 82 मेंबर होंगे, ये जो मिनिस्टर्स होंगे, यही क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का और दूसरा नाम क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन्हीं मिनिस्टर से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब इनसे सवाल कौन पूछता है? बाकी मेंबर, ठीक है। वो चाहे रूलिंग गवर्नमेंट के हों या चाहे ऑपोजिशन के हों, कोई भी सवाल पूछ सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है। ये क्या हमने बताया कि अगर टोटल लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें 550 सीट्स थी, 550 सीट्स में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सीट सबसे ज़्यादा होंगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। जैसे इस केस में अभी क्या है? बीजेपी है, तो बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म करी है और उसके सारे ही जितने भी एमपी हैं सब मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर्स भी फिक्स हैं और उनको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आगे बहुत डिवाइडेड है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन पूछता है? मेंबर्स पूछते हैं गवर्नमेंट से। अब यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आर के टाइम पीरियड में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? स्टार्ट क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है उसके आगे एस्ट्रिक मार्क लगा होता है, यानी कि वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे है। स्टार्ट, इसका आंसर जिस भी मिनिस्टर से पूछा गया, जिस भी मिनिस्टर के सामने वो क्वेश्चन रखा गया है, तो वो आंसर कैसे करेगा? ओरल आंसर करेगा। और उस पर जैसे अगर हमने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अगर ए ने बी से क्वेश्चन पूछा है, बी क्या है? मिनिस्टर है, तो बी जो है इसको ओरल आंसर देंगे और जो ए है वो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जैसे अगर इन्होंने जो जवाब दिया उससे ये सेटिस्फाइड नहीं हुए तो ये और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि इसमें आंसर ओरल फॉर्म में दिए जाते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन में आंसर कैसे दिए जाएंगे? रिटन फॉर्म में, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को कैसे होते हैं? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए 10 डेज की 10 डेज पहले ये नोटिस देनी पड़ती है कि हम इस मिनिस्टर से ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसमें बस ये टाइम पीरियड याद रखना है, यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम पीरियड होता है? 10 डेज का, ठीक है। एक बार क्या फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन आर क्या था। क्वेश्चन आर क्या है? जो वर्किंग डे का डेली जो वर्किंग डे होता है उसका पहला घंटा क्या होता है? क्वेश्चन आर होता है, यानी कि 11 AM से लेके 12 नून तक जो टाइम होता है वो क्वेश्चन आर होता है। क्वेश्चन आर में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट में ओरल और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओरल आंसर होता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटन आंसर होता है और कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोटिस पीरियड में 10 डेज की नोटिस देनी होती है और क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का। अब ये और एक चीज इसमें याद रखनी कि जो मिनिस्टर जिससे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये उसके ऊपर है कि वो उसका जवाब दे या ना दे, यानी कि यहाँ पे मिनिस्टर के ऊपर है कि वो जवाब दे या ना दे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 0R, ठीक है। 0R क्या है? 0R शुरू होता है 12 बजे, यानी कि जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म हुआ 11 AM से 12 नून तक, तो उसके तुरंत बाद क्या शुरू होता है? 0R। अब 0R में किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है स्टार्ट अनस्टार्ट इस टाइप के, यानी कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी से भी, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें बस इतना याद रखना है 0R में कब शुरू होता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टाइप के। ये क्लियर है? ये हमारे प्रोसीजर्स हो गए। प्रोसीजर में हमने 4 चीज़ें देखी, सेशन, क्वोरम, क्वेश्चन आर एंड 0R, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है मोशंस, ठीक है। मोशंस में टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब मोशंस में हमें अलग अलग तरीके के टाइप्स देखने हैं। अब सबसे पहली चीज मोशन क्या होता है? मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है जो मेंबर रखता है जब भी कोई भी काम जैसे पार्लियामेंट में करना होता है तो उसके लिए मोशंस लाए जाते हैं। तो मोशन क्या था? इट इज अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर स्टेटिंग दैट द हाउस शुड टेक अप सम पर्टिकुलर मैटर विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये मोशन की डेफिनेशन है, इसको याद कर लो। अब हमें 2 तरीके के मोशन पढ़ने हैं, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? ठीक है, ये एक ऐसा प्रपोजल होता है। एडजर्नमेंट मोशन जनरली तब लाया जाता है जब कोई बहुत पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली चीज़ डिस्कस करनी होती है हाउस में, और कोई बहुत बड़ा जैसे रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, कोई डकैती हो गई, या कोई नेचुरल कैलेमिटी कहीं किसी एरिया में आ गई, ठीक है, या और कोई नेग्लिजेंस हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे पेपर लीक हो गया, यानी कि गवर्नमेंट की कमी को पॉइंट आउट करने के लिए लाया जाता है क्या? एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। और जब ये एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है तो सारे जो भी उस समय काम हो रहा होता है पार्लियामेंट में वो सारी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं? हटा दी जाती हैं और उस मैटर को ले लिया जाता है। जैसे अगर अभी रिसेंटली पेपर लीक के ऊपर बहुत चीज़ें डिस्कस करी गई थी, ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करा जाएगा। उसके अलावा जो भी चीज़ें पहले डिस्कस हो रही थी उसको खत्म कर दिया जाता है,
ठीक है, इसीलिए जब भी एडजर्नमेंट मोशन आता है इट लीड्स टू व्हाट, इट इंटरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, और हमेशा कैसा मैटर होगा, मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस का। तो एडजर्नमेंट मोशन जब भी लाया जाएगा तो गवर्नमेंट की किसी फेलियर को दिखाने के लिए लाया जा रहा होगा। रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं रेलवे मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब यानी कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। किस में कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है? ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट में। अब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये लाता कौन है? ये हमेशा ऑपोजिशन पार्टी लाती है। ठीक है, किसके अगेंस्ट लाएगी? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट ये वाला मोशन लाया जाएगा। कोई भी ला सकता है, कांग्रेस ला सकती है, आम आदमी पार्टी या सपा, कोई भी जो भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होगी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब ये कभी कब ला सकती है? जब भी कभी अपोजिशन को लगेगा कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उस केस में वो कौन सा मोशन लाएगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है और उस केस में गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। ठीक, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आता है। ठीक है, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करने से पहले 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। ये नंबर इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से पहले यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में लाने से पहले 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू करा जाएगा तो उसके 10 दिन टेकन अप फॉर डिस्कशन विद इन 10 डेज फ्रॉम विच द लीव इज ग्रांटेड। जैसे जिस दिन बताया गया है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं, ठीक है, उस 10 दिन के अंदर ही अंदर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो उस केस में वो जो मोशन है वो लैप्स हो जाते हैं। क्या मतलब है कि जैसे अगर आज 24 तारीख है, आज डिसाइड करा कि आज यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या कर दिया? ओके कर दिया। ठीक है, 50 मेंबर का सपोर्ट भी मिल गया, पार्लियामेंट ने ओके, लोकसभा ने ओके भी कर दिया कि ठीक है आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। अब 24 तारीख से लेके 3 फरवरी के पहले पहले ये वाला जो मोशन है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इफ द मोशन इज पास्ड, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, तो उस केस में जो भी गवर्नमेंट होगी उसको रिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करा, यानी कि बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको पूरा पूरा रिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर कलेक्टिवली, ये टर्म याद रखना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे बता देते हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो ओनली लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। क्लियर है? ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपोजिशन पार्टी होती है उनके लिए। जब भी कभी उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो वीक पड़ रही है, गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, उस सिनेरियो में क्या लाते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार उस समय उसमें क्या होती है? गिर जाती है, यानी कि रिजाइन करने पड़ता है। ठीक है, फ्रेश इलेक्शन भी हो सकते हैं उसके बाद, या जो प्रेसिडेंट होता है वो देखता है कि अगर कहीं और कोई और पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है तो हर तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। वो हम आगे और चीज़ आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अभी बस इतना समझना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? रिजाइन कर देती है। ये हमारा हो गया एडजर्नमेंट मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट हमें देखना है एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंस होता है। एडजर्नमेंट अलग है, प्रोरोगेशन अलग है, और एडजर्नमेंट मोशन अलग है, एडजर्नमेंट अलग है। ठीक है, एडजर्नमेंट क्या होता है? जब किसी एक दिन का काम खत्म होता है। जैसे अगर पार्लियामेंट का बजट सेशन लगा है, लेट से 1 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। ठीक है, तो 1 फरवरी को लोकसभा जब खत्म डिसॉल्व करनी होगी या लोकसभा एंड करना होगा, लोकसभा का एक दिन का काम, तो वो काम कौन करता है? वो काम करता है स्पीकर। ठीक है, ये कौन करता है? स्पीकर। तो एडजर्नमेंट का मतलब क्या है? सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि जब किसी एक दिन का काम खत्म करना होता है। ठीक है, 1 फरवरी, फिर 2, 3, 4 फरवरी, ऐसे 2 फरवरी का जैसे जब सेशन एंड करना होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? एडजर्नमेंट। और एडजर्नमेंट की पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास। ठीक है, प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन का मतलब है कि जब सेशन ही खत्म हो रहा हो, यानी कि 18 फरवरी को, जब ये अभी ऊपर हमने जो बताया 1 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक बजट सेशन लगा था, अब 18 फरवरी को एडजर्नमेंट नहीं होगा, 18 फरवरी को क्या होगा? प्रोरोगेशन, यानी कि सेशन पूरी तरीके से एंड होने जा रहा है। अब ये प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है और आता है। द पावर टू एडजर्न द डे सेशन, तो डे सेशन कौन करता है? एडजर्न, स्पीकर। और जब पूरा सेशन ही एंड करना होता है तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। एंड करने, सेशन को एंड करने को क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। और डे सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस को क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट। ये पावर होती है स्पीकर के पास, प्रोरोगेशन की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मोशन है लेकिन अब हमारे कोर्स में नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। सेंसर मोशन और मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अब ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा का क्या काम होता है?
ठीक है। अब स्पीकर होता कौन है? स्पीकर कौन होता है? ये एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि इतनी बड़ी जो लोकसभा है उसको मेंटेन रखने के लिए, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है या क्लास में का क्लास टीचर होता है, हर क्लास का क्लास टीचर होता है, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना है, तो उसके लिए कौन होता है? स्पीकर, ठीक है। लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर होता है। और राज्यसभा में यही पोस्ट किसकी होती है? चेयरमैन की, ठीक है। लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, ठीक है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। काम क्या होता है? बिजनेस ऑफ द हाउस को कंडक्ट करना, कौन सा बिल पास होना है, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं। फिर इसका इलेक्शन कैसे होता है, यानी कि जो कौन सा पर्सन स्पीकर बनेगा ये कैसे डिसाइड करा जाता है? तो ये कैसे डिसाइड करा जाता है? जैसे जब 2024 का इलेक्शन हुआ होगा, जनरल इलेक्शन, उसके बाद ये सब मेंबर सिलेक्ट होकर के आए थे, ठीक है। तो जो स्पीकर होता है वो जो जितने भी एमपी सिलेक्ट होकर के आते हैं उन्हीं में से एक को क्या कर लिया जाता है? स्पीकर बना दिया जाता है। यानी कि जो स्पीकर होता है इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के बाद उन्हीं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके आए हैं उन्हीं में से किसी एक को क्या बना देते हैं? स्पीकर, ठीक है। अब कितने साल तक ये बना रहता है? 5 ईयर्स तक, यानी कि जब तक की लोकसभा है तब तक की स्पीकर है। लेकिन एक यहाँ पे चीज याद रखनी है कि जो स्पीकर होता है, जैसे 5 ईयर खत्म हुए तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो स्पीकर होता है वो स्पीकर बना रहता है, तब तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा 2029 की में जब तक न्यू लोकसभा बन के आएगी और वो नया स्पीकर इलेक्ट करेगी, तब तक के लिए वही पुराना स्पीकर एज अ स्पीकर काम करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो एक ओल्ड स्पीकर, ठीक है, ये कब तक करता रहेगा? जब तक कि नया स्पीकर नहीं आ जाता। तो नए स्पीकर से नए स्पीकर के आने तक उसको एक नया नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। अगर कभी ये टर्म आ जाए एग्जाम में तो याद रखना, प्रोटेम स्पीकर का मतलब कि टेम्परेरी समय के लिए जो स्पीकर बना हुआ होता है वही जो पुराना स्पीकर होता है। जैसे अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला, इनका नाम याद रखना। ओम बिरला इज द करेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब यहाँ पे एक डेप्यूटी भी होता है। हु इज द डेप्यूटी स्पीकर राइट नाउ? तो ये पोस्ट क्या है? वेकेंट है, अभी कोई है ही नहीं इस पोस्ट पे। डेप्यूटी स्पीकर कोई भी नहीं है इस समय लोकसभा में, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या होता है? वही काम होता है जो एक मॉनिटर का जो डेप्यूटी मॉनिटर का होता है क्लास में। जब मॉनिटर एब्सेंट होता है तो डेप्यूटी मॉनिटर काम करता है। सिमिलरली जो ओम बिरला है, ओम बिरला अगर कभी किसी वजह से नहीं प्रेजेंट होते तो उनकी जगह कौन काम करता है? डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हैं। अब एक चीज़ और याद रखनी है, जो स्पीकर होता है ये री इलेक्ट भी हो सकता है, यानी कि री इलेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल, ये पॉइंट भी। और एनी नंबर ऑफ टाइम ये हो सकता है, ठीक है। यानी कि ओम बिरला हो सकता हो नेक्स्ट सेशन में फिर से बन जाए, ठीक है। री इलेक्शन इज पॉसिबल। अगर क्वेश्चन में आता है क्या लोग जो स्पीकर है उसका री इलेक्शन पॉसिबल है, तो आंसर क्या होगा? यस। और कितनी बार बन सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, 2, 3, 4 ऐसा कुछ नहीं, एनी नंबर ऑफ टाइम। देन अगर स्पीकर को रिजाइन करना होगा तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। यानी कि ओम बिरला तो रिजाइन ही नहीं कर सकते इस हिसाब से, तो ठीक है, इस हिसाब से तो ओम बिरला रिजाइन नहीं कर सकते, डेप्यूटी स्पीकर तो है नहीं। तो डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या होगा? जब भी स्पीकर नहीं होगा तब डेप्यूटी स्पीकर एक्टिव होता है। ओके, अब स्पीकर के फंक्शंस देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है? उसको हाउस के बहुत सारे काम देखने होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? जो भी हाउस में मीटिंग्स हो रही हैं उनको प्रिसाइड करना। जो भी बिल हाउस में पास होते हैं लोकसभा में, वो बिना इसके साइन के लोकसभा राज्यसभा में नहीं भेजे जाते हैं। यानी कि ऑल द बिल पास बाय द लोकसभा आर साइंड बाय हिम। जब तक कि ये साइन नहीं करेगा तब तक कि वो जो राज्यसभा में नहीं जाते हैं। यानी कि जितने भी बिल जाएंगे उन पर साइन कौन करेगा? ये। देन ही पुट्स द इशू टू वोट। जब भी कोई बिल पास होना होता है तो उसमें येस और नो के वोट लेने होते हैं, तो वो वोट कौन करवाता है? स्पीकर करवाता है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे हमने ग्रीन टिक करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा गया है मेंशन एनी 2 पावर ऑफ द स्पीकर, फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, तो इतने सारे में से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। इसमें हमने ये 1, 2, 3, 4 और एक ये 5, ये वाला, ठीक है। ये 5 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये पढ़ लें, ये जरूर याद कर लेना। ये वाला क्या था? डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल, ठीक है। अब अगर कोई बिल क्या होता है? बिल एक ड्राफ्ट होता है आने वाले लॉ का, ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ। यानी कि जो भी लॉ बनने वाला है उसका जो ड्राफ्ट तैयार करा जाता है वो उसको क्या बोलते हैं? बिल। ये बिल लाया जाता है। अब अगर बिल मनी बिल है, अब ये मनी बिल है, ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी बिल? स्पीकर, ठीक है। बाकी हम आगे देखेंगे मनी बिल क्या होता है और ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जितनी भी पिटीशन या कोई डॉक्यूमेंट आता है वो उनको रिसीव करने का काम किसका है? स्पीकर का। कोई डिसीजन अगर इंपॉर्टेंट लिया गया है तो कंसर्न अथॉरिटी तक उस डिसीजन को पहुंचाने का काम किसका है? स्पीकर का। डिसिप्लिनरी फंक्शन कैसे मेंटेन करता है? ठीक है, इसके पास पावर होती है कि वो मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। यानी कि अगर कोई मेंबर किसी तरीके की अथॉरिटी को मान नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, जैसे क्लास में पनिशमेंट दी जा सकती है, वैसे ही जो
स्पीकर है उसके पास पावर होती है कि वो मेंबर्स को सस्पेंड कर सकता है, यानी कि अगर कोई सेशन चलने नहीं दे रहा, कई बार ऐसा होता है कि जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं या कई बार रूलिंग गवर्नमेंट के भी एमपीज, ये बहुत रेयरली हुआ है कि रूलिंग गवर्नमेंट के एमपीज को सस्पेंड करा गया हो। जनरली होता क्या है कि जो अपोजिशन गवर्नमेंट के एमपीज क्या कर जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो सस्पेंड करने की पावर किसके पास है, स्पीकर के पास है। देन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, अगर ऐसा कभी केस होता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी कि जो एमपीज हैं उनको बहुत सारी प्रिविलेजेस दी गई हैं, ठीक है, तो उन प्रिविलेज का गलत अगर कभी कोई ब्रीच करता है यानी कि उस प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल भी करता है, तो ये सारी चीज़ों को डिसाइड कौन करता है, स्पीकर। ठीक है, देन स्पीकर डिसाइड इन द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, जो एमपीज हैं उन कई बार वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, ठीक है, और उनको डिसाइड कौन करता है, ठीक है, स्पीकर। एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल, जब भी कभी कोई एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड केस होगा तो उसको डिसाइड कौन करेगा, अगेन स्पीकर। तो ये डिसिप्लिनरी फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देन इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का क्या है, बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में जो ये पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं ये अलग अलग चीज़ें डिसाइड करती हैं, तो बहुत सारी हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी, इन दो कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर। यानी कि जो भी पर्सन स्पीकर होगा वो ऑटोमेटिकली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी का क्या बन जाएगा, चेयरमैन। इसके अलावा जो भी कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट्री, उसका चेयरमैन कौन बनेगा, ठीक है, उसमें कितने मेंबर होंगे ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। बाकी जितनी भी जिसमें चेयरमैन डिसाइड नहीं करे गए हैं उसका चेयरमैन कौन डिसाइड कर सकता है, स्पीकर। और स्पीकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है दो कमेटी का, कौन कौन सी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी। देन लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि जो स्पीकर होता है, ही प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोर्ड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये जो ज्वाइंट सेशन होता है ये क्या है, ज्वाइंट सेशन मतलब जब लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेशन। और कब बैठते हैं, जब लोकसभा कुछ और बात बोल रही हो और राज्यसभा कुछ और बात बोल रही हो, यानी कि किसी एक लॉ को या किसी एक बिल को लेकर दोनों के बीच में क्या है, डेडलॉक हो गया है, ठीक है, लोकसभा ने ये बिल पास कर दिया है, राज्यसभा ने ये बिल पास नहीं करा है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेडलॉक। और जब इस ऐसी सिचुएशन होती है जब राज्यसभा यस कह रही है, लोकसभा नो कह रही है, तो उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन जब भी होगा यानी कि लोकसभा के लोग और राज्यसभा के लोग साथ में बैठेंगे, उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन एक बार हम बता देते हैं। जितने भी बिल हैं वो पास करे जाते हैं बिना लोकसभा से, जितने भी बिल होंगे उस पर साइन किसका होगा, स्पीकर का। जितनी भी मीटिंग होती है लोकसभा में उसको डिसाइड कौन करता है, स्पीकर। बिल मनी बिल है कि नहीं है ये डिसाइड कौन करता है, स्पीकर। मेंबर को सस्पेंड कर सकता है अगर वो किसी तरीके से अथॉरिटी को डिसरिगार्ड कर रहा है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है दो कमेटी का, बिजनेस एडवाइजरी, रूल्स कमेटी, और ज्वाइंट सेशन को हेड करता है कौन, स्पीकर। तो ये हमारा हो गया स्पीकर। अब ये जो हमने स्पीकर पढ़ा यही सेम सारे काम सेम एक जैसे ही होते हैं। अभी हम आगे जब चेयरमैन पढ़ेंगे राज्यसभा का, तो ये जितना भी हमने पढ़ा ये सब लोकसभा के बारे में था। अब आगे हम देख लेते हैं राज्यसभा का। ठीक है, जो अभी तक हमने लोकसभा का जैसे पढ़ा था वही अब से अब चीज़ें राज्यसभा के सेंस में देख लेते हैं। ठीक है, ओके। राज्यसभा, तो राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, और वो क्या था, लोअर हाउस था। ठीक है, राज्यसभा को हम क्या बोलते थे, लोअर हाउस। ये कैसे याद रखोगे, एल से लोअर और एल से लोक। लोकसभा लोअर हाउस, एल से लोक, एल से लोअर। ठीक है, तो कंपेयर करके हम दिखा देंगे यहाँ पे ताकि आसानी से। राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है, ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये क्या है, परमानेंट हाउस है। और लोकसभा क्या था, टेम्परेरी हाउस था, लोअर हाउस था, और हाउस ऑफ पीपल। अब इसको परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता पूरी तरीके से। जैसे लोकसभा क्या है, 5 साल बाद पूरा खाली हो जाता है, लेकिन ये कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। इट नेवर गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व, ओनली 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। तो यहाँ पे एक ये नाम याद रखें, 1/3 प्लस 2 ईयर, ये एक इक्वेशन याद रखें, 1/3 प्लस 2 ईयर। ये क्या है, 1/3 इसके मेंबर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर। इसलिए ये जो मेंबर, ये जो हाउस है ये कंटिन्यूस हाउस है। ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उनका टर्म कितना होता है, 6 ईयर्स। यानी कि जो भी लोग राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका टर्म कितना होता है, 6 ईयर। ठीक है, अब इसका कॉम्पोजिशन पहले देख लेते हैं। हमने उसका कॉम्पोजिशन देखा था लोकसभा का। लोकसभा का कॉम्पोजिशन 550 इज इक्वल्स टू 530 प्लस 20, ये वाला। इसी तरीके लोकसभा में 250 इज इक्वल्स टू 238 प्लस 12। अब ये क्या है, 250 इसकी टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 238 जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं।
ठीक है। इनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें वोट कौन करते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उसके मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वोट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर के लिए, तो इनडायरेक्ट। लोकसभा के केस में इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट, जहां पे डायरेक्टली लोग वोट करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज करते हैं। ठीक है। और बचे हुए ये 12, ये कौन है, ये लोग नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो यानी कि लोकसभा में, राज्यसभा में दो तरीके के मेंबर हो गए, एक हो गए जो इलेक्टेड हैं और दूसरे जो नॉमिनेटेड हैं। इलेक्टेड मेंबर कैसे इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली। इलेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर। और ये जो 12 मेंबर हैं ये नॉमिनेटेड है। अब इनको नॉमिनेट कौन करता है, इनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। अब कैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट के को कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं। अगर किसी ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिनेमा, किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो अलग अलग फील्ड बना डिसाइड करी गई हैं। अगर उनमें से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किसी ने दिया है, ठीक है, तो उनको क्या करा जाता है, अपॉइंट करा जा सकता है, नॉमिनेट करा जा सकता है। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू भी बहुत फ्रेम होते हैं। ठीक है, 12 मेंबर को कौन नॉमिनेट कर रहा है, प्रेसिडेंट। कौन, क्या बेसिस है, ये बेसिस याद रखने हैं। अब अभी तक कुछ मेंबर्स जो नॉमिनेट हुए थे, जैसे हेमा मालिनी, ठीक है, एक्ट्रेस थी, सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स, मृणाल सेन ये फिल्म प्रोड्यूसर थे। अब ये कुछ लास्ट में जो 4 मेंबर हमने दिए हैं, ये 4 अभी इस समय जो है 2024-2025 में जो लोग मैं अभी करेंटली मेंबर हैं, कौन कौन, रंजन गोगोई, पीटी उषा का शायद नाम सुना होगा, ठीक है, स्प्रिंट दौड़ती हैं ये, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है। सुधा मूर्ति, इनका नाम सुना होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं ये। देन इलैया राजा, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है। रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रहे हैं ये, ठीक है, रंजन गोगोई लॉ से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये लोग नॉमिनेट, यानी कि जो हमारा राज्यसभा है उसमें 2 तरीके के मेंबर हो गए, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 250, 238 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और ये जो इलेक्टेड है इनका इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कौन वोट करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले लोग वोट करते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। टर्म तो हमने देख लिया, परमानेंट हाउस है। इसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनका टर्म कितना होता है, 6 ईयर्स होता है। हर 2 साल पर 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, क्या मेंबर री इलेक्ट हो सकते हैं, तो यस, यहाँ पे री इलेक्शन भी पॉसिबल है, वो भी एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है। ठीक है, टोटल टर्म में क्या याद रखना है, परमानेंट हाउस 6 ईयर, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर। री इलेक्शन पॉसिबल है, यस। ठीक है, तो ये टर्म में चीजें हो गई। क्वालिफिकेशन इसमें सारी लगभग सेम है एक्सेप्ट दिस। बाकी सारी क्वालिफिकेशन जो ने लोकसभा की पढ़ी थी एज इट इज यहाँ पर भी वही है। बस एक एज वाला पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज 30 से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 थी। ठीक है, बाकी सारी चीजें, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये भी लोकसभा में भी है, इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होना चाहिए, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे आ जाते हैं। तो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, चेयरमैन। और चेयरमैन यहाँ पे एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है होते हैं वही क्या बन जाते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। यानी कि इस समय कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। वहीं पे डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं, इनको इलेक्ट करा जाता है। जैसे स्पीकर का इलेक्शन होता है वैसे डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी कैसे होता है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक को डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया जाता है। ठीक है, ये शायद इस समय हरिवंश राय हैं, हरिवंश करके कोई है, कमेंट बॉक्स में चलो बताओ अच्छा कौन है इस समय डिप्यूटी चेयरमैन, देख लेना जरूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन है, कौन है, जगदीप धनखड़। लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर कौन है इस समय, ओम बिरला। डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है। अब कमिंग टू द लास्ट, अब ये कुछ इलेक्शन, यानी कि जो मेंबर्स हैं इलेक्ट कैसे होते हैं, यानी अभी हमने देख ही लिया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम यूज करा जाता है। तो ये हमारा राज्यसभा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कॉम्पोजिशन। व्हाई इट इज नोन एज द परमानेंट हाउस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पोजिशन पूछा जाता है। देन क्वालिफिकेशन, ठीक है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है वो, इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जितनी चीजें हो गई हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देख लेते हैं, पावर एंड फंक्शंस ऑफ दी लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि हमारे पार्लियामेंट के पावर्स एंड फंक्शंस हमें देखने हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ हेड्स में जो हम पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव पावर हम देखेंगे, पार्लियामेंट की क्या होती है, फाइनेंशियल पावर क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जुडिशियल पावर क्या होती है, इलेक्टोरल पावर क्या होती है, देन अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास होती है, और कुछ और पावर जो मिसलेनियस कैटेगरी में है। ठीक है,
अब इसमें भी क्वेश्चन आता है केवल 3 से 4 मार्क्स का, तो अगर एग्जाम में लिखने को आता है, जब तक कि स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया कि लेजिस्लेटिव पावर बतानी है या फाइनेंशियल पावर बतानी है, तब तक आप फ्री हो कोई भी पावर लिखने के लिए, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन करा है क्वेश्चन में कि डिस्कस द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, तब आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल पावर पूछी गई है देन यू हैव टू राइट दीज, और स्पेशली ये जो हमने ग्रीन कलर से लिख दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसी तरीके से थोड़ा सा पॉइंट्स बना करके और इसको ब्लैक पेन से लिख करके लिखोगे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं हिस्ट्री सिविक्स में। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, लेकिन सही चीज़ लिखनी है। चलिए डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव पावर को। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? लॉ मेकिंग पावर। अब यहाँ पे पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर कितनी है वो हमें देखना है। तो लॉ मेकिंग पावर में 3 लिस्ट पहले तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। इन लिस्ट में लॉ मेकिंग पावर बता दी गई, यानी कि यूनियन लिस्ट में जो जो टॉपिक है उस पर लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो जो टॉपिक दिए हैं उस पर लॉ कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाती है, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। और तीसरी लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लोग लॉ बना सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है। अब देखते हैं यूनियन लिस्ट में। अब यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर किसकी है? पार्लियामेंट की, लॉ बनाने की। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने थे? ओरिजिनली 97 थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में कितने हैं? 100। यानी कि अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पूछा जाए यूनियन लिस्ट में कितने, तो कितने हो जाएंगे? 100, ठीक है। ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, रेलवे, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? यूनियन लिस्ट में। देन बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर होती है, यानी कि दोनों ही लोग, दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों लोग लॉ बना सकते हैं किस पे? कॉन्करेंट लिस्ट पे। अब कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स दिए हैं? 52 हैं इस समय। ओरिजिनली कितने थे? 47, यानी कि 5 सब्जेक्ट इसमें क्या हो गए हैं? ऐड हो गए हैं। इसमें कितने सब्जेक्ट ऐड हुए हैं? 3, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी कि ये इसमें ऐसे टॉपिक रखे जाते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। जैसे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजुकेशन में कई सारे, जैसे इसमें अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो अब एजुकेशन से रिलेटेड लॉ, जैसे अलग अलग बोर्ड्स भी हैं, यूपी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड होते हैं, सेंट्रल बोर्ड होते हैं, तो इसीलिए पॉसिबल है, हो पा रहा है। अगर ये टॉपिक स्टेट लिस्ट में होता तो हम सेंट्रल बोर्ड एक भी ना देखते, सीबीएसई शायद तब ना होता, ठीक है। लेकिन ये कॉन्करेंट लिस्ट में है इसलिए ऐसा पॉसिबल है। देन स्टेट लिस्ट देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट में पावर बनाने की, लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन, 3 ऐसे सिनेरियो होते हैं जब स्टेट लिस्ट पे भी पावर लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं? जब भी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन हो, ठीक है। इमरजेंसी जब आगे आएगा तब डीप आराम से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस समझ लो कि जब भी इंडिया में इमरजेंसी होगी, नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी इंपोज है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में लगती है, स्टेट इमरजेंसी किसी स्टेट में लग सकती है, अभी ये याद रखना। और एक तीसरी इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल। तो 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। तो अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज्ड है तो उस केस में जो स्टेट लिस्ट होती है वो पूरी तरीके से क्या बन जाती है? यूनियन लिस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। जब नेशनल, फिर से एक बार रिपीट करें, जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है कंट्री में, तब जो स्टेट लिस्ट होती है वो क्या बन जाती है? यूनियन लिस्ट। दूसरा सिचुएशन क्या होती है? व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, ठीक है। एक पॉइंट होता है कि जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करता है और उसमें, उस केस में क्या होता है? स्टेट लिस्ट क्या बन जाती है? यूनियन लिस्ट। यानी कि जब, और ये कब करेगा? जब कभी कोई नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक होगा तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा। अब ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ स्टेट्स के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है सारी स्टेट्स पे इंप्लीमेंट हो, ठीक है। जिन स्टेट्स का नाम राज्यसभा ने अपने रेजोल्यूशन में लिखा होगा उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा। अगर सारे स्टेट्स में लिखा है तो सारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन कौन फ्रेम कर रहा है? राज्यसभा। तीसरी सिचुएशन क्या है कि जब खुद स्टेट्स, यानी कि यूपी और बिहार मान लेते हैं यूपी और बिहार ने एक रेजोल्यूशन पास करा कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? सेंटर, ठीक है। तो उस केस में जो स्टेट लिस्ट यूपी की और बिहार की होगी उस पर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा स्टेट जब कभी रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उस केस में जो यहाँ पे उन्हीं स्टेट्स पे इंप्लीमेंट होगा जिन स्टेट्स ने वो रेजोल्यूशन बनाया है। वहीं पे जो राज्यसभा वाला है उसमें जिन जिन स्टेट्स में का नाम राज्यसभा ने लिया होगा उन स्टेट्स पे इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना है जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, बस इसमें सिचुएशन याद रखनी है कि कब कब स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट बन सकती है या स्टेट लिस्ट है उस पर सेंट्रल लॉ बना सकता है। देन 5th है ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है, ठीक है। ये तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सेशन कितने होते हैं? 3 सेशन होते हैं, BMW, उसमें भी डेट्स डिसाइड होती हैं,
लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा सिनेरियो है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है लेकिन हमें कोई एक इंपॉर्टेंट लॉ ड्राफ्ट करना है, तो उस सिचुएशन में क्या करा जाता है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस कौन इशू कर सकता है, प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज, ऑर्डिनेंस क्या है, टेम्परेरी लॉ है जो कि कब लाया जाता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। और इसको कौन ला सकता है, इसको ला सकता है प्रेसिडेंट। इसका आर्टिकल अगर याद रखना है तो आर्टिकल 123। अब ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ठीक है, ये कब लाया गया, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तो जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा, ठीक है ना, जैसे ही पार्लियामेंट, जैसे मान लेते हैं 24 जनवरी को आज पार्लियामेंट सेट हो गया, ठीक है, और कोई ऑर्डिनेंस लाया गया था, तो पार्लियामेंट सेटअप होने से 6 वीक के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट जिस डेट को सेटअप हुआ उसी डेट से 6 वीक के अंदर ये जो हमने ऑर्डिनेंस लाए थे, इस ऑर्डिनेंस को हमें पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो वो हमने ऑर्डिनेंस लेकर के आए थे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है कि जो ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ है वो 6 मंथ हो सकती है, और अगर उस बीच में ये आ जाता है तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लो। जैसे आज हमने ऑर्डिनेंस इशू करा, ठीक है, आज 24 जनवरी है, ठीक, फिर हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने मीटिंग कब करी, पार्लियामेंट इसके बाद कब मिला, लेट्स से 6 मंथ बाद, यानी कि 24 जून को मान लो मिला। ठीक, ऑर्डिनेंस कब आया था, 24 जनवरी को। पार्लियामेंट कब मीट करा, 24 जून को। तो 24 जून से 6 वीक के अंदर ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या हो जाना चाहिए, पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, पास नहीं होता है, तो जो ऑर्डिनेंस है वो क्या होता है, ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ऑर्डिनेंस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, इसको लाता कौन है, और इसकी मैक्सिमम लाइफ। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ कितनी है, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। और 6 वीक्स कब है, जब पार्लियामेंट सेटअप हो गया है। पार्लियामेंट सेटअप होने के 6 वीक के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस पास हो जाना चाहिए। तो ये ऑर्डिनेंस से अब कोई भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से कर लोगे। आई डोंट थिंक सो कि ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा हो गया लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल पावर। ठीक है, फाइनेंशियल पावर में सबसे पहली पावर क्या होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है बजट पास करने की। ठीक है, बजट मेकिंग पावर। फिर बजट में बहुत सारी ग्रांट्स दी जाती हैं, बहुत सारा पैसा दिया जाता है। तो अगर कभी वो पैसा कम पड़ जाए, ठीक है, कभी जैसे मान लो किसी चीज़ पे 100 रुपए दिए गए, अब वो 100 रुपए उस प्रोजेक्ट में उसमें 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो उस केस में जो चीज़ लाई जाती है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो इफ अमाउंट ऑथराइज इज नॉट इनफ, गवर्नमेंट मेक फ्रेश डिमांड नोन एज सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो उस केस में जो पार्लियामेंट होती है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दे सकती है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट के पास क्या है, 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो पैसा किससे मांगेगी, पार्लियामेंट से। फिर पार्लियामेंट यही पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकाल करके देती है। देन वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि जिस साल इलेक्शन होना होता है, जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ था, तो उस साल पूरा बजट नहीं आता है। ठीक है, उस साल जो बजट आता है उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। ठीक है, इंटरिम बजट, यानी कि जिस साल इलेक्शन होना होता है, जनरल इलेक्शन, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट इंटरिम बजट है वो कब आएगा, 2029 में। तो उस साल फेब से लेकर मई तक का, ठीक है, क्योंकि मई तक इलेक्शन हो जाते हैं हमारे, जून तक सरकार बन जाती है, तो इस 3-4 महीने के लिए जो खर्चा होता है, जो बजट लाया जाता है, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। इट इज अ डिवाइस विच ऑथराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू ड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंटिल द बजट इज पास्ड। तो ये कब लाया जाता है, दिस वोट ऑन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज इंटरिम बजट। देन जो एमपीज की सैलरी और अलाउंसेस होती हैं वो भी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। ठीक है, जो एमपीज होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। मतलब ये अपनी सैलरी खुद डिसाइड करते हैं, जब इनकी मर्जी होती है बढ़ा लेते हैं। ठीक है, लास्ट जो इन्होंने करा था वो आई थिंक 2019 में करा था, सैलरी अपनी हाइक करी थी। देन लास्ट है फाइनेंशियल पावर में कि कोई भी टैक्स बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल से नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि जब भी कोई नया टैक्स लाना होगा, फॉर एग्जांपल जीएसटी, ठीक है, तो वो कौन कर सकता है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट की परमिशन के बिना गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर में एक चीज हमारी रह गई थी, वो देखो जल्दी से, रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर क्या होती है, रेसिडुअरी पावर होती किसके पास है, पहली चीज ये होती है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अब ये क्या पावर होती है रेसिडुअरी, ये जो कोई भी टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ना तो स्टेट लिस्ट में, यानी कि तीनों लिस्ट में से किसी में भी वो सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। ठीक है,
यहाँ पे एग्जाम्पल जीएसटी के ले सकते हैं कि जब जीएसटी आया था तो जीएसटी का जो टॉपिक था वो ना तो यूनियन लिस्ट में था, ना तो स्टेट लिस्ट में था, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट में था। तो इस पे लॉ कौन बना सकता था? सेंटर। यानी कि रेसिडुअरी पावर पे लॉ बनाने की पावर किसकी है? सेंटर की है, पार्लियामेंट की है, ये याद रखना। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारी 2 पावर हो गई, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। नेक्स्ट हम देखते हैं जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या होती है? जुडिशियल पावर मतलब कुछ कोर्ट की पावर, जैसे कोर्ट पनिश करती है, कोर्ट रिमूव कर सकती है, ये सारी पावर। जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पावर है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंपीचमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंपीचमेंट। अब प्रेसिडेंट को रिमूव करा गया किस ग्राउंड पे जाता है, वो बस ग्राउंड याद रखना, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रेव मिसकंडक्ट। इसके अलावा और कोई भी बेसिस नहीं है जिसके ऊपर हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो। तो ये प्रेसिडेंट को रिमूव करने की पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। किस बेसिस पे रिमूव कर सकती है? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रेव मिसकंडक्ट। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर इज नोन एज इंपीचमेंट। अब ये प्रोसीजर क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट वाले में। बस अभी इतना याद रखना है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट। अगर इतना भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। आगे ये सब तो हमने समझाने के लिए लिखा है। देन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ऑल्सो हैज द पावर टू रिमूव वेरियस अदर, और किसको किसको रिमूव कर सकती है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन लोगों को भी रिमूव करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। देन पार्लियामेंट ऑल्सो हैज द पावर टू पनिश, अगर कोई किसी भी तरीके का कंटेम्प्ट करता है पार्लियामेंट का, ठीक है, किसी भी तरीके की पार्लियामेंट की वर्किंग को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है तो उसको भी पनिश करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो ये कुछ जुडिशियल पावर होगी पार्लियामेंट की। देन इलेक्टोरल पावर देख लेते हैं, यानी कि पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ इनके इलेक्शंस में। किसके किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ये नाम याद रखने, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट वाले लोग। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउसेस के लोग वोट करते हैं अगेन, ठीक, लोकसभा भी एंड राज्यसभा भी। तो यानी कि इलेक्टोरल पावर यहाँ पर बताई गई है कि जो पार्लियामेंट की इलेक्टोरल पावर है वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड करती हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये नाम याद रखने, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन। डिप्यूटी चेयरमैन, सॉरी, चेयरमैन तो यही होता है ना, इसलिए चेयरमैन का अलग से नहीं लिखा गया है। चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का, यही प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट हमारा है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसको बोला जाता है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। लिविंग इसलिए क्योंकि उसको हम समय समय पे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज ऐड कर सकते हैं, कोई चीज हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन अमेंड। अब ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए 2 तरीके बताए गए हैं, टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि 2/3 मेंबर, अगर कभी भी कोई अमेंडमेंट करना होगा तो ये जो 550 मेंबर हैं लोकसभा का, अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो लोकसभा के 550 मेंबर का 2/3 निकालोगे अगर, ठीक है, तो 2/3 मेंबर क्या होने चाहिए? प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो, पहली चीज। दूसरा, अब अगर ये रेजोल्यूशन पास होना है, यस होना है इसमें, तो इसको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? टोटल मेंबरशिप का हमें मेजोरिटी चाहिए होगी, यानी कि 550 की मेजोरिटी कितनी होगी? 276। यानी कि इतने लोग क्या करें? सपोर्ट करें। क्या हमने बताया? अगर हम इसका वो निकालेंगे 300 समथिंग प्लस आएगा इसमें, इसकी अगर 2/3 मेजोरिटी हम निकालेंगे, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी अगर निकालेंगे तो 300 प्लस आएगा। इतने लोग प्रेजेंट और वोट करें किसी टॉपिक पे, अगर हमें कोई अमेंडमेंट करना है, ठीक है, इतने लोग क्या करें? वोट करें। और इतने लोगों में से इतने लोग 276 हमें क्या चाहिए? फेवर कर रहे हूं। तो ये हमारी प्रोसीजर है अमेंडमेंट करने का। ठीक है, ये पहला है। कुछ और भी चीज़ हैं, जैसे कुछ अमेंडमेंट जो होते हैं जिसमें स्टेट असेंबली का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है, यानी कि ये करने के बाद यूपी में इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, तो 28 में से 15 स्टेट्स भी उस रेजोल्यूशन को पास करें। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखना है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट के लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए? 2/3, ये याद रखना है यहाँ पे। 2/3 मेंबर क्या करें? प्रेजेंट और वोट करें। और कितने मेजोरिटी से पास होना चाहिए? तो हाउस की टोटल मेजोरिटी से। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें और क्या पावर्स है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा गया है तो ये वाली पावर लिख सकते हो। ठीक है, अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं करा गया कि आपको जुडिशियल पावर लिखनी है, इलेक्टोरल पावर लिखनी है, ठीक है, तो आप ये पावर लिख सकते हो। क्या है ये? पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम और बाउंड्री ऑफ द स्टेट, यानी पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकता है रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कॉम्पोजिशन होगा, उसकी क्या ज्यूरिसडिक्शन होगी, सुप्रीम कोर्ट की पावर कितनी होगी, इन सबको अगर चेंज करना है, इन सबको जो भी अगर इससे रिलेटेड चेंजेस लाने हैं वो कौन ला सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है,
कॉम्पोजिशन जैसे कि चेंज करा गया है। सुप्रीम कोर्ट इनिशियली सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस हुआ करते थे, अब बढ़ करके कितने हो गए हैं 34। ठीक है, तो ये जो चेंज करा है किसने करा है, पार्लियामेंट ने करा है। देन लास्ट पावर है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो कॉमन हाई कोर्ट सेटअप कर सकती है फॉर 2 और मोर स्टेट्स, और ऐसा करा भी गया है। जैसे पंजाब हरियाणा के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, और मद्रास हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कई यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के लिए है। असम की जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी, उसकी भी ज्यूरिसडिक्शन कई स्टेट्स के लिए है। तो एक स्टेट की हाई कोर्ट कई स्टेट को सर्व करती है, तो उसको बोलते हैं कॉमन हाई कोर्ट। अब ये कॉमन हाई कोर्ट कौन सेटअप कर सकता है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन हो गया पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ दी पार्लियामेंट। अब हमारे लास्ट के 2 टॉपिक रह गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सीधे सीधे अगेन 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें एक्सक्लूसिव पावर ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, और अगर नहीं कवर कर रहा है तो अभी कर लेंगे। जो जो चीजें हैं, स्पेशल पावर ऑफ दी राज्यसभा और स्पेशल पावर ऑफ दी लोकसभा, ये क्या होती हैं। अब स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा की, अब यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पे राज्यसभा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू लोकसभा। ठीक है, ये इसमें 3 सिचुएशन है जहां पे राज्यसभा पावरफुल है एज कंपेयर टू लोकसभा। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर होती है राज्यसभा के पास कि वो एम्पावर कर सकता है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राज्यसभा हैज द पावर टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन दी स्टेट लिस्ट। ठीक है, जब हमने लेजिस्लेटिव पावर पढ़ी थी तब हमने देखा था कि लेकिन वो रेजोल्यूशन कौन पास करेगा, राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकता है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है। और ये बात किसमें लिखी है, आर्टिकल 249 में। ये पहली पावर हो गई एक्सक्लूसिव। दूसरी पावर क्या है राज्यसभा के पास, राज्यसभा हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी सर्विस एज ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज AIS, यानी कि अगर ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, अभी कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, 3। कौन कौन सी, IAS, IFS और IPS। यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विस। अभी तक इंडिया में केवल ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और कोई भी नहीं है। तो अगर कोई चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो वो कौन बना सकता है, राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की। देन लास्ट क्या है, लोकसभा अगर कभी नेशनल इमरजेंसी या इम्पोज है इंडिया में और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो राज्यसभा होती है वो पार्लियामेंट का रोल प्ले करती है। यानी कि उस टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, जो भी लॉ बनाने होंगे, वो सब कौन करेगा, राज्यसभा करेगी। कब करेगी, जब कभी लोकसभा इमरजेंसी लगने से पहले या लगने के बाद डिसॉल्व हो जाती है, तो उस केस में राज्यसभा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की प्ले करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पावर हो गई, 3 एक्सक्लूसिव पावर हो गई राज्यसभा की। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सक्लूसिव पावर ऑफ दी लोकसभा। ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर किसकी हमें देखनी है, लोकसभा की देखनी है। ओके, अब ये क्या है, यहाँ पे 3 चीजें हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल और डेडलॉक। तो यहाँ पे पहला क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल इंट्रोड्यूस करा जा सकता है कहाँ, लोकसभा में। ठीक है, पहली एक्सक्लूसिव पावर होगी, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि सरकार जब भी गिरानी होती है, यानी कि सरकार को जब डिसॉल्व करना होता है, तो उस केस में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है वो केवल और केवल कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में। इसी तरीके जो मनी बिल होते हैं, मनी बिल को भी केवल इंट्रोड्यूस करा जा सकता है कहाँ, लोकसभा में। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 तरीके के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और दूसरा मनी बिल, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मनी बिल जितने भी होते हैं, अब मनी बिल कमेंट बॉक्स में बताओ कौन डिसाइड करता है वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट। ठीक है, चलो बताओ देखते हैं। और तीसरी सिचुएशन होती है जब भी कभी कोई डेडलॉक होता है ओवर ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, ज्वाइंट सेशन। ठीक है, ज्वाइंट सेशन। तो इस केस में ज्वाइंट सेशन में हमेशा विल किसकी प्रिवेल करेगी, लोकसभा की। द विल ऑफ द लोकसभा विल प्रिवेल ऑलवेज। क्यों, क्योंकि इस ज्वाइंट सेशन में क्या करा जाता है, मेजॉरिटी डिसीजन लिया जाता है। तो स्ट्रेंथ लोकसभा की क्या है, मोर देन डबल है दैट ऑफ राज्यसभा, इसलिए हमेशा ज्वाइंट सिटिंग में फायदा किसका होता है, लोकसभा का। तो डेडलॉक के केस जब भी होगा तो वो किसके फेवर में जाएगा, लोकसभा के। तो ये 3 स्पेशल पावर हो गई लोकसभा की। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें मनी बिल, इसमें डेडलॉक। और यहीं पे राज्यसभा में क्या याद रखना है, आर्टिकल 249 याद रखना, जिसमें जो राज्यसभा है वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने के लिए। सेकंड याद रखना ऑल इंडिया सर्विसेज, एंड थर्ड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि लोकसभा अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होने के पहले या उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, राज्यसभा के ऊपर। क्लियर है, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसमें कुछ चीज जो 2-3 चीजें रह गई हैं वो जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज है कास्टिंग वोट। ये कास्टिंग वोट की पावर किसके पास होती है, स्पीकर के पास होती है और चेयरमैन के पास होती है। अब ये कब यूज करते हैं, कास्टिंग वोट होता क्या है, कास्टिंग वोट तब यूज करा जाता है जब लोकसभा या राज्यसभा में किसी बिल पे
इक्वल वोट आ गए हैं, ठीक है, या किसी प्रोविजन पे इक्वल वोट आ गए, यानी कि यस जितने हैं उतने ही नो भी हैं, तो उस केस में जो उस केस में जो स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो जो वोट डालता है उसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट। ठीक है, तो ये कास्टिंग वोट किसके पास होता है, लोकसभा में स्पीकर के पास और राज्यसभा में चेयरमैन के पास। ठीक है, ये कास्टिंग वोट। देन ज्वाइंट सेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पर समझ लेते हैं इसको बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं, बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, और प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। यानी कि ज्वाइंट सेशन को बुलाने की जिम्मेदारी किसकी, प्रेसिडेंट की। और उसके बाद ज्वाइंट सेशन होता क्या है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही मेंबर आकर के मिलते हैं। ठीक, अब इस मीटिंग को हेड कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। ठीक है, बुलाई क्यों जाती है, टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज। ठीक है, दोनों हाउसेज के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। क्लियर है। अब ये लास्ट हमारा टॉपिक है आज इस वीडियो का, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में डिफरेंस। ठीक है, ये समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में अगेन पूछा जा सकता है। मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, मनी बिल को लोकसभा में केवल इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, और वहीं पे ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं वो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। मनी बिल को केवल और केवल मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्री होल्ड करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, यानी कि जो गवर्नमेंट के लोग होंगे। वहीं पे जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको मिनिस्टर एज वेल एज प्राइवेट मेंबर मतलब जो सिर्फ एमपी हैं, मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, या ऑपोजिशन के जो कोई मेंबर होगा, अगर वो कोई बिल लेकर के आता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल दोनों लोग ला सकते हैं, मिनिस्टर भी और प्राइवेट मेंबर भी। राज्यसभा मनी बिल के केस में केवल और केवल 14 दिन मैक्सिमम उसके पास यही पावर होती है कि मैक्सिमम वो 14 डेज डिले कर सकती है मनी बिल को पास करने से। ठीक है, 14 दिन लोकसभा से मनी बिल पास होकर के कहा जाता है राज्यसभा, और राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर वो पास कर देती है देन इट इज ओके, अदरवाइज 14 दिन बाद वो बिल पास मान लिया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल के केस में 6 मंथ, यहाँ पे इक्वल पावर्स होती है 6 मंथ तक। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें प्रेसिडेंट को पहले ही रिकमेंड करना पड़ता है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। वहीं पे ऑर्डिनरी बिल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो ये 4 हमने डिफरेंस डिस्कस करे हैं मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो जाता है, और इस वीडियो में हमने लगभग पूरा ही चैप्टर डिस्कस कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आराम से 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है। आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।